फुल स्टैक का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वेब स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा एक बैक एंड डेवलपमेंट है, एंड तीसरी चीज है हमारे पास वो है डेटाबेस। तो यार सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, तभी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और आपको तभी समझ में भी आएगा कि एक्चुअली ये स्टैक है क्या। स्टैक और फुल स्टैक की बात करें तो फुल स्टैक ही मैं समझाता हूँ, स्टैक समझ जाओगे आई थिंक। फुल स्टैक का सिंपली मतलब होता है कि आप क्रिकेट के एग्जांपल से समझो भाई। आप क्रिकेट खेलने जाते हो यार, जैसे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मैं बैटिंग भी करता हूँ, फील्डिंग भी करता हूँ, विकेट कीपिंग भी करता हूँ और बॉलिंग भी करता हूँ। अब हम जो है वो चारों चीज़ करते हैं। तो हमें जब कोई बुलाता है तो बोलता है भाई ये दुर्गेश तो ऑलराउंडर है, या फिर आप कहीं जाओगे अब चारों चीज़ कर लोगे तो आपको बुलाएंगे ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का फायदा ये होता है कि अगर टीम को बैटिंग की जरूरत है तो आप वहाँ पे बैटिंग कर लोगे और मैच को जिता दोगे। अगर आपके टीम को बॉलिंग की जरूरत है, 4 विकेट लेने की जरूरत है, तो आप जाओगे और 4 विकेट मारोगे और टीम जीत जाएगी। आपके टीम को अगर फील्डिंग की जरूरत है तो आप इतनी अच्छी तगड़ी फील्डिंग करोगे और आपकी टीम जीत जाएगी। तो यहाँ जीत इंपॉर्टेंट है और आप हर एक रोल में बहुत परफेक्ट फिट हो रहे हो, काम कर रहे हो। दैट मीन्स आपको जितनी चीजें जरूरत थी वहां पे वो सब कर पा रहे हो, आप एक ऑलराउंडर हो। अब यही ऑलराउंडर होता है एक्चुअली गाइस फुल स्टैक। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पे वेब स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, बाकी आप मत देखिए, वेब स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ऐसा कोड जो हमारे ब्राउजर पे चलेगा और यूआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यूआई नहीं पता तो यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर जहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, जहाँ से वो बटन को क्लिक करेगा, जहाँ पे वो देखेगा कुछ, तो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। दूसरा एक बैक एंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे एपीआईज लिखी होंगी, सारा प्रोसेस यहीं पे हो रहा होगा। एंड तीसरी चीज है हमारे पास वो है डेटाबेस, जहाँ पे डेटा एक्चुअली स्टोर होगा। तो ये तीन चीज है, ये तीनों चीजें अगर आपको आती हैं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर लोगे। यहाँ वेब की बात हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन हो सकता है कमेंट सेक्शन में आ जाए कि सर आप फुल स्टैक पे तो यहाँ पे डेवलप्स की बात ही नहीं की, आपने डिप्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं की। तो हाँ, बहुत जगह पे मतलब कह सकते हो ये इंक्लूड किया जाता है कि आपको ये चीज़ आना चाहिए फुल स्टैक के लिए, बट अभी हम छोड़ रहे हैं। फुल स्टैक में सिर्फ हम लोग तीन चीज़ ही देख रहे हैं, एक फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती है तो आपको लोग कहेंगे कि आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हो और आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट कर लेते हो। तो अगर आपके कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी फ्रंट एंड डेवलपर की, आप जाओगे और वहाँ अच्छी इनिंग खेलोगे और आप बना दोगे एप्लीकेशन। अगर आपके कंपनी की जरूरत पड़ेगी बैक एंड डेवलपमेंट की, तो आप वहाँ पे जाओगे, बैक एंड डेवलपमेंट करोगे और आप अपनी टीम को फिर से जिता दोगे। दैट मीन्स आप वहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट भी कर लोगे। डेटाबेस की जरूरत पड़ी, सपोज कोई एक बंदा अकेला काम कर रहा है डेटाबेस में और बहुत मेहनत है, बहुत बड़ा काम है। आपकी टीम ने सोचा यार दुर्गेश तो बड़ा अच्छा काम कर लेता है, फुल स्टैक है, फुल स्टैक उसको आती चीजें, फुल स्टैक वेब डेवलपर है या फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, उसको डेटाबेस में भी काम करना आता है, तो फटाक से आपको बैकएंड से हटा करके डेटाबेस में डाल दिया जाएगा और अब आप दोनों मिलकर वहां पे भी टीम को मैच जिता दोगे। दैट मीन्स आप पूरे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप ऑलराउंडर हो, आप कुछ भी कर सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे स्टैक में। स्टैक का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। यहां मैं फोकस कर रहा हूं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। फुल स्टैक मतलब सारी वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज जो एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और सबसे पहले बात करते हैं कि भैया पैसा किस में है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ जावा फुल स्टैक में एंड मर्न स्टैक में। तो यार जावा स्टैक का सिंपली मतलब है कि हम बैकएंड में जावा यूज़ करेंगे एंड फ्रंट एंड में आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो यूआई बनाने के लिए, आप एंगुलर यूज़ कर सकते हो एंड बैकएंड में हम लोग जावा यूज़ करेंगे। बाकी डेटाबेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो जावा स्टैक का सिंपली मतलब होता है बैकएंड में जावा रहेगी, जावा का कोई फ्रेमवर्क रहेगा, स्प्रिंग बूट वगैरह, एंड फ्रंट एंड में एंगुलर रहेगी या रिएक्ट रहेगी। डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल यूज़ कर सकते हो या मोंगोडीबी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मर्न स्टैक की बात करें तो मर्न स्टैक में क्या है, बैकएंड में एक्सप्रेस नोड चल रहा होगा, मतलब नोड चल रहा होगा, फ्रेमवर्क एक्सप्रेस चल रहा होगा एंड डेटाबेस आप मोंगो यूज करो चाहे माइस्क्यूएल यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग माइस्क्यूएल भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग मोंगोडीबी भी यूज करते हैं। एंड फ्रंट एंड में रिएक्ट होगा या फिर एंगुलर होगा। अब कॉम्बिनेशन देखिए, अगर फ्रंट एंड में रिएक्ट है, बैक एंड में एक्सप्रेस है एंड मोंगो है, तो वही बन जाता है मर्न स्टैक। फ्रंट एंड में एंगुलर है, बैक एंड में एक्सप्रेस है, नोड है और मोंगो है, तो वो मीन स्टैक बन जाता है। जावा सिंपली फ्रंट एंड में एंगुलर हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है एंड बैक एंड में जावा का कोई फ्रेमवर्क है या जावा है, स्प्रिंग बूट है एंड डेटाबेस में माइस्क्यूएल है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे वो माइस्क्यूएल के साथ जावा एंड फ्रंट एंड में एंगुलर या कोई भी हो, वो जावा स्टैक की हो जाएगी। एंड मर्न में क्या है, हमारे पास नोड एक्सप्रेस होगा बैक एंड के अंदर, मोंगो होगा एंड फ्रंट एंड पे हमारा
रिएक्ट होगा। ठीक है, सो अब देखो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, अगर हम पैसे की बात करें तो यार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार जावा में बहुत सारा पैसा है, अगर हम जावा में कोई जॉब ज्वाइन करेंगे तो उससे हम करोड़पति हो जाएंगे, लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे। एंड बहुत सारे लोग का ऐसा सोचना होता है कि यार हम Node.js को सीख करके अगर हम जाएंगे तो हम लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, बट इट्स नॉट फैक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस मेरे जानने वाले में जो जावा पे काम कर रहे हैं और ट्रस्ट मी वो 20,000 रुपये महीने भी कमा रहे हैं, 30,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग नोड में ऐसे हैं जो बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसका उल्टा भी है, बहुत सारे नोड पे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं या मीन पे काम कर रहे हैं, मन पे काम कर रहे हैं, जो 30,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं। मतलब इट्स डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आप पहले ये थिंकिंग हटा दिए कि पैसा नोड में ज़्यादा है या मर्न में ज़्यादा है या जावा फुल स्टैक में ज़्यादा है। स्किल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मनी इज टोटली कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल। स्किल एंड एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस को भी जोड़ना चाहूँगा कि आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा स्किल आपकी अच्छी है, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। जैसे मान लो आज मैंने जावा फुल स्टैक पे काम करना स्टार्ट किया, 5 साल तक मैंने काम किया, तो उस स्टैक में काम करते 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 मेरी स्किल बहुत ज़्यादा कह सकते हो इन्हांस हो गई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। तो क्या होगा, कंपनी हमें जो दूसरे प्रोजेक्ट में जब देगी, चांस देगी, तो वहाँ पे हो सकता है आपका रोल थोड़ा हाई कर दिया जाए और पैसे बढ़ जाएं। बात समझ रहे हो? तो ये सोचना गलत है कि जावा में ज़्यादा पैसे हैं, नोड में ज़्यादा पैसे हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप किस कंपनी में अभी हो। अगर कोई स्टार्टअप है जो हो सकता है मीन में काम करा रही हो या मर्न में काम करा रही हो, वो आपको ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगी। डिपेंडिंग ऑन कंपनी कैसी है, किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, क्या उसका पहले से कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं है, कितना पैसा उस प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं पैसा डिसाइड करने के लिए। एंड सिंपली मैं तो ये बोलूँगा यार, स्किल और एक्सपीरियंस, आपकी जितनी अच्छी स्किल है, जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ही आप पैसा उठाओगे। एक पॉइंट और यहाँ पे बताऊँगा इस वाले कह सकते हो पॉइंट के अंदर कि आपको स्टार्टिंग में पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप जावा कर रहे हो चाहे आप मन कर रहे हो। ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिए। मतलब स्टार्टिंग में आपको हल्का कम पे ही काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपकी स्किल अच्छी होती जाएंगी, एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलने लगेगा। चलो भाई, अब देखो बहुत सारे लोग का ये मानना होता है कि जावा में ज़्यादा पैसे मिलते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से और मर्न स्टैक में कम मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात से कह सकता हूँ ज़्यादा तो एग्री नहीं कर सकता, बट हाँ थोड़ा सा एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि जावा में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, अभी हम अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट में बात करेंगे कि जावा में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई जितनी ज़्यादा स्किल होगी, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जितनी अच्छी कंपनी में आप रहोगे उतनी ही अच्छी कह रहे हैं कंपनी आपको पे करेगी। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जावा में बहुत पैसा है एंड नोड में पैसा या मर्न में पैसा नहीं है, या मर्न में बहुत पैसा है एंड जावा में पैसा नहीं है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में भर दिया गया है। कैसे? यूट्यूब, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हो आप, वहाँ बात होती है, अलग अलग जगह पे बात होती है और आपको पता चल गया अब इस पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, तो भाई क्या करना है आपको, बस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो एक्सपीरियंस लेना है और स्विच करना है किसी अच्छी कंपनी में। अगर आपको लगता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं है या फिर वो इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, तो वैसे सारी कंपनी अच्छी होती हैं, बट आपको अगर ऐसा फील होता है कि हमारे लिए और कोई बेस्ट कंपनी है तो उस पर आप स्विच कर जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, अगर आप जावा सीखते हो या कह सकते हो अगर आप मर्न सीखते हो तो दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ में अंतर होता है। मैं बताता हूँ क्या। स्टार्टिंग में तो आप फुल स्टैक हायर हुए तो आप फ्रंट एंड में काम करते हो, बैक एंड में काम करते हो। किस में? मर्न स्टैक में। जावा की बात करें तो जावा में भी आप वही करते हो भाई। आप बैकएंड में हो सकता है आप रेस्ट एपीआईज बना रहे हो, ठीक है, फ्रंट एंड में हो सकता है एंगुलर पे काम कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, जावा में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, बैकएंड में आप एपीआईज बना रहे हो तो वहाँ पे स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क में आपको एपीआई बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्केल होगा आपके कंपनी का, तो वहाँ पे नीड के अनुसार माइक्रो सर्विसेज वगैरह भी इंट्रोड्यूस होने लगेंगी। या फिर हो सकता है कि उस कंपनी में पहले से ही कोई माइक्रो सर्विस का प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे आपको हो सकता है चांस मिल जाए कि आपको नॉर्मल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से उठा करके माइक्रो सर्विसेज में डाल दिया जाए। और ट्रस्ट मी, माइक्रो सर्विसेज में अगर आप घुस जाते हो तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू बैक एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लॉगिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फॉल्ट टॉलरेंस कैसे होगा। तो वहाँ पे कह सकते हो बड़ा काम होता है, पूरी पूरी टीम का काम होता है। ठीक है,
एसिंक्रोनस, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है माइक्रो सर्विसेज की भी। और ज़्यादातर ट्रस्ट में ज़्यादातर कंपनियाँ क्या करती है, माइक्रो सर्विसेज वगैरह जब यूज़ करना होता है तो जावा जैसे फ्रेमवर्क को ही यूज़ करती हैं। एंटरप्राइज के लिए बहुत तगड़ा ऑप्शन है जावा, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के केस में जावा थोड़ा सा विन कर जाती है, ठीक है। पैसों के मामले में तो कहूँगा 19-20 रहता है, बट अपॉर्चुनिटी के खेल में पूरा जावा विन कर जाती है। क्योंकि मैं बताता हूँ और भी चीज़ें, आप माइक्रो सर्विसेज पे काम करोगे तो धीरे धीरे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट, डेवऑप्स का काम आएगा, क्लाउड का काम आएगा। तो जावा डेवलपर्स क्या होते हैं, जब माइक्रो सर्विसेज काम कर रहे होते हैं तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि भाई डेवऑप्स क्या होता है एंड क्लाउड क्या होता है, AWS क्या होता है। तो वो क्या करते हैं, इन सब पे भी, जैसे कंपनियां जो होती हैं वो इन सब पे भी जावा डेवलपर्स को काम कराने लगती हैं। CI/CD पाइपलाइन लिखना, जेनकिंस एंड तमाम तरीके के मैंने देखा है, ट्रस्ट में मैंने देखा है कि हमारे दोस्त ऐसे हैं जो पहले एज ए जावा डेवलपर काम करना स्टार्ट किए थे, लेकिन बाद में अभी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी बहुत 6 साल में 5 साल में बहुत ज़्यादा तगड़ी सैलरी है। तो मेरा मानना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जावा डेवलपर अगर आप बनते हो बैकएंड में, बैकएंड डेवलपमेंट करते हो जावा की हेल्प से, तो वहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर किसी एक अच्छी कंपनी को अगर आप पकड़ते हो। एज कम्पेयर टू मर्न में आप बैकएंड डेवलपमेंट ही करोगे बहुत दिन तक, ठीक है, जब तक आप खुद से कोई और टेक्नोलॉजी, कह सकते हो कि आप और टेक्नोलॉजी खुद से ही नहीं सीखते हो, ठीक है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, ये चीज़ आप विश्वास करें, ठीक है। तो यहाँ पे जावा विन कर जाती है इस पॉइंट पे कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है, कंपनियों पे भी डिपेंड करता है यार। अगर एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई छोटी कंपनी है और वो छोटी कंपनी में अगर आप जावा सीख रहे हो या जावा पे जॉब कर रहे हो तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है भाई। वहाँ पे सिर्फ APIs बनानी होंगी तो आप API ही बनाते जाओगे, प्रोजेक्ट ही नहीं तो क्या करोगे। तो वो आपका दिमाग भी लगेगा कि हाँ भाई कोई अच्छी कंपनी में स्विच करते हैं। तो याद रखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस पॉइंट के लिए कि भाई आपकी कंपनी अच्छी होगी तभी ये माइक्रो सर्विसेज ये आप लेवल स्टेप कर पाओगे। तो अपॉर्चुनिटी के केस में थोड़ा सा जावा का कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि लर्निंग कर्व किसका अच्छा है। सबसे पहले जावा की बात करते हैं। तो जावा का जो लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व का मतलब अगर आपको नहीं पता तो किस टेक्नोलॉजी को सीखना आसान है, किस टेक्नोलॉजी को सीखना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो जावा की बात करें तो जावा को सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, जावा का लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है। मैं बताता हूँ क्यों। जावा में जो डिमांड है वो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन की है। तो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्प्रिंग बूट की। देन माइक्रो सर्विसेज को बनाने के लिए स्प्रिंग बूट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्प्रिंग बूट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ सीखनी है। आपको कोर जावा सीखना है, कोर जावा में बहुत सारे टॉपिक सीखने हैं। देन आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखनी है, JDBC सीखनी है। देन आपको J2EE सीखनी है, सर्वलेट सीखना है, फिल्टर सीखने हैं। देन आपको जाके डेटाबेस सीखना है ही साथ साथ में। देन आपको जा करके हाइबरनेट फ्रेमवर्क सीखना है, JPA सीखना है। देन आपको स्प्रिंग सीखना है, तब आप आ करके स्प्रिंग बूट सीखोगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं कोर जावा के बाद, तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट वाले बंदे होते हैं। सीख लो, कोई दिक्कत मत, सीख सकते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं सीखते हो। बट एक जेन्युइन पाथ है, वो थोड़ा सा लंबा है और स्टीप है। इस स्टीप पाथ की वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग इसको छोड़ भी देते हैं बीच में। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं और बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो इस स्टीप पाथ की वजह से वो पाइथन चूज करते हैं या जावास्क्रिप्ट चूज कर लेते हैं। बट ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ये सीखते हो तो आपको थोड़ा एडवांटेज भी मिल जाता है, ठीक है। तो जावा का थोड़ा सा लर्निंग कर्व स्टीप है, इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। स्प्रिंग बूट तक सीखोगे, माइक्रो सर्विसेज तक सीखोगे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पर थोड़ा सा मुश्किल सीखना है। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट या मन की बात करें तो मन को सीखना आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सीखा एंड डायरेक्टली आप नोड की हेल्प से बैकएंड लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने एक्सप्रेस की हेल्प से या APIs बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने रिएक्ट की हेल्प से फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद डायरेक्टली APIs बनानी है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट कर देना है। आसान इसलिए भी है कि आपको दो चीज़ सीखनी भी नहीं है, आपको फ्रंट एंड पे भी जावास्क्रिप्ट चलानी है, बैक एंड पे भी जावास्क्रिप्ट चलानी है। और सबसे बढ़िया है, अगर आप MongoDB यूज़ कर रहे हो तो वहाँ डेटाबेस भी वैसे ही यूज़ करना है। डेटाबेस में भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा ही कुछ होता है, तो वहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सीखना आसान है। आपको फ्रंट एंड पे काम करोगे तब भी वही लगेगा कि यार वाह ये चीज़ तो मैंने देखी है, बैक एंड पे काम करोगे तब भी आपको एकदम आनंद आएगा कि वाह यार ये चीज़ तो मैंने देखी है, पूड़ी वहाँ भी खाई थी, पूड़ी यहाँ भी खाई, और डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो यहाँ भी हमें पूड़ी ही मिल रही। जावा के केस में ऐसा नहीं, जावा के केस में अलग अलग सिनेरियोस हैं। बैकएंड में जावा दिखेगा जो आप इतना सीख के आए हो, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट दिखेगी, और डेटाबेस के लिए हो सकता है MySQL यूज़ हो सकता है Oracle यूज़ हो रहा हो सकता है Postgres यूज़ का हो रहा हो सकता है MongoDB यूज़ हो रहा हो। तो वहाँ पे इतनी वर्सटाइल चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और जावास्क्रिप्ट वाले मर्न वाले में सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही, चारों तरफ जावास्क्रिप्ट ही दिखेगी। तो आसान है, जावास्क्रिप्ट का लर्निंग कर्व आसान है। जावा का लर्निंग कर्व थोड़ा सा, या जावा फुल स्टैक का लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्टीप है।
ओके, एडवांटेज कौन सा है? एडवांटेज भाई फायदा मर में भी है। क्यों? क्योंकि आपने आसानी से सीखा जावास्क्रिप्ट, काम करना स्टार्ट। इसमें फायदा यह है कि जो इंटरलॉकिंग होती है टेक्नोलॉजी की वो नहीं होगी। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है समझिए। इंटरलॉकिंग का मतलब है, अगर हम मन की बात करें तो आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही वहां सीखी और जावास्क्रिप्ट में ही आप कंफर्टेबल हो। कर तो ले रहे हो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंफर्टेबल आप उसी में हो। अगर वहां पे YML फाइल बनानी आ जाएगी तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। वहां पे अगर MySQL आ जाएगा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने MongoDB के साथ काम किया। वहां पे अगर आपको किसी चीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मतलब वहां पे आपने जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग की है सिर्फ, तो वहां पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा वो चीज। कोई नई चीज आ जाएगी तो देख के सोचने में। जावा में ऐसा नहीं है। जावा में अपने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट किया, बैक एंड में जावा किया, देन आपने MySQL किया। तो यहाँ पे वर्सटाइल चीज़ है। यहाँ पे कुछ और चीज़ सीखने को भी आ जाए तो आपको लगेगा यार हम इतनी सारी चीज़ तो सीख ही चुके हैं। तो थोड़ा सा एडवांटेज जावा में मिलेगा और एडवांटेज आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेगा। वो अपना अपना एडवांटेज अलग अलग है। तो इस वाले पॉइंट में मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे मन जीत सकती है, क्योंकि वो आसान है। एंड आसान का मतलब लर्निंग का थोड़ा सा सिंपल है, बहुत आसानी से सीख करके लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जावा का थोड़ा सा जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप मतलब सीखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट एक बार सीख लोगे तो बहुत आसान लगता है और बाकी टेक्नोलॉजीज को स्विच करना भी आसान होता है। मर्न के केस में मैंने बताया यार सबको जावास्क्रिप्ट पे खेला है, तो आप कंफर्टेबल जावास्क्रिप्ट में हो जाओगे तो थोड़ा नई टेक्नोलॉजी सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो वहाँ पे लॉकिंग की थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि लर्निंग कर्व किसका आसान है किसका नहीं आसान है। एंड सिंपली मैं तो कहूँगा यार, अगर आपका जावास्क्रिप्ट आपका कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट आपका बैकग्राउंड है तो आप जावास्क्रिप्ट सीखो। जावा आपने शुरू किया है तो जावा सीखो। सिंपल सा मेरा ये ऑप्शन है, बट ठीक है आप देख लो क्या आपको सीखना है। नेक्स्ट यार पॉइंट की बात करें तो हम बात करेंगे अब जॉब्स की। तो यार नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जॉब्स किसकी ज़्यादा अवेलेबल है, मन की अवेलेबल है कि जावा फुल स्टैक की अवेलेबल है। तो यार देखो डायरेक्टली हम नंबर्स की बात तो नहीं कर सकते, नंबर्स की बात अभी मैं दिखा दूंगा एंड थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कुछ कर लेंगे। लेकिन देखो जितना मैंने नोटिस किया है, जितनी स्टार्टअप्स हैं, देखो 2-3 तरीके की कंपनियां। एक तो स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हो रही हैं, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट अपना बना रही है। एक कंपनियां हैं सर्विस बेस्ड कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ये सब कंपनियां हो गई। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सर्विस बहुत दिन से चल रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर। और एक है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, ये सब हो गई। तो अब देखो फायदा क्या है, MNC जितनी है बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, टीम अच्छी है, इनके पास कह सकते हो इंफ्रा है। तो जब इतनी स्टेबल चीज़ें होती है तो लोग जावा जैसे फ्रेमवर्क को चूज करते हैं जो बहुत दिन से मार्केट में चली आई हैं। समझ गए मेरी बात? बहुत दिन से मार्केट में चली आई, जो थोड़ा सा स्टेबल है। तो अगर कोई एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाना होगा तो इन कंपनियों के पास पैसा भी है, टीम भी है, टेक्निकल अच्छी इंफ्रा भी है। तो ये क्या करती है, जावा जैसे स्टेबल लैंग्वेजेस को एज अ बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है। बात समझ गए मेरी? लेकिन जो स्टार्टअप हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, इतनी बड़ी टीम नहीं है एंड इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है। तो उनको कोई ऐसी स्टेबल या फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत ज़्यादा खर्चीली भी ना हो और स्टेबल भी हो। तो वो क्या करते हैं, मर्न जैसे या मीन जैसे टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं स्टार्टअप वगैरह, ठीक है। तो अगर आप जाओगे मैक्सिमम स्टार्टअप में तो वो मीन यूज़ कर रहे होंगे, मर्न यूज़ कर रहे होंगे, जेंगो यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में MNC वगैरह में जाते हो तो वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर वो जावा जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं फॉर द बैक एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पहले से जावा में चले आ रहे हैं, वो अब जा करके मूव किए जा रहे हैं। पहले पुराने जावा में लिखे गए थे, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स थे, अब उनको माइक्रो सर्विसेज या बैकएंड, फ्रंट एंड बैकएंड अलग अलग आर्किटेक्चर को यूज़ करके किया जा रहा है अपने MNCs वगैरह में, ठीक है। तो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, ज़्यादातर स्टार्टअप्स में मीन जैसे टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही, मन जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही। लेकिन जितनी MNCs वगैरह हैं वो उनके पास इंफ्रा पैसा है सब ज़्यादा है, तो वो क्या करती हैं, स्टेबल टेक्नोलॉजीज लाइक जावा फॉर द एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन यूज़ करती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो जॉब्स का मतलब है, अब देखो स्टार्टअप आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है मीन मन की भी जॉब ज़्यादा है अवेलेबल। एंड पुरानी कंपनियां तो हैं ही भाई, MNCs वगैरह बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पहले के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी माइक्रो सर्विसेज बैकएंड के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए भी क्या यूज़ होती है भाई, जावा प्रेफर की जाती है जिन कंपनियों के पास पैसा है या जिन स्टार्टअप्स के पास फंडिंग है। क्योंकि यार देखो जब आप जावा एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पर बहुत मतलब थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा होती है एंड बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह देखना होता है एंड काफ़ी चीज़ें देखनी होती है जावा डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने मीन वन कर देखते हो तो थोड़ा सा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू जावा, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। सो आई होप आपको जॉब्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है एंड कहाँ पे आपकी जॉब्स जावा फुल स्टैक की ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ पे आपको मन की ज़्यादा अवेलेबल है।
ओके आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी की बात करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार जब कोई एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी एरर्स आती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने होते हैं, रेफरेंस लेने होते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्प करती है। कम्युनिटी का मतलब होता है कितने डेवलपर्स उस पर काम कर चुके हैं, कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं, एक्टिव कम्युनिटी कितनी है। तो अब देखो जावा क्या है, जावा फुल स्टैक की बात करें तो जावा फुल स्टैक में यार देखो जावा बहुत पुरानी लैंग्वेज है, 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जावा को। तो जावा एक मेच्योर लैंग्वेज है और इसके पास मेच्योर कम्युनिटी भी है। जावा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे डेवलपर्स करके ख़त्म कर चुके हैं, उनका भी सोर्स कोड हमारे अवेलेबल है रेपोजिटरीज पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग है, उनका कोड भी सोर्स कोड अवेलेबल है हमारे प्रोजेक्ट्स के। स्टैक ओवरफ्लो इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसकी एक बहुत ज़्यादा मेच्योर कम्युनिटी है और अगर आप स्टार्ट करते हो प्रोजेक्ट्स, कोई हेल्प चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है गिटहब पे। चाहे आपको स्टैक ओवरफ्लो कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी मतलब आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कम्युनिटी से, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। जावास्क्रिप्ट इतनी पुरानी तो नहीं है बट फिर भी इसकी कम्युनिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह इस पे काम कर रही हैं, तो इसकी कम्युनिटी इसकी भी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई विनर है कोई लूजर है, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटी दोनों की अच्छी है क्योंकि मैंने दोनों पे ऑलमोस्ट काम किया है, तो हमें इतना कोई परेशानी नहीं हुई। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का कि भाई आप क्या चूज़ करो, ठीक है, क्या चूज करो, मन पे जाओ 2024 में कि आप जावा फुल स्टैक पे जाओ, किस पे जाओ भाई। तो यार देखो सिंपल सी बात है, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। देखो पहले तो अगर आप प्रोफेशनल तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या चूज करना है। दूसरी चीज इफ़ यू आर अ लर्नर, अगर आप लर्नर हो तो अगर आपका बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट है, आपने शुरुआत जावास्क्रिप्ट से की थी, तो कोई मतलब नहीं फिर से जावा में आने का। जब जरूरत होगी नीड के अनुसार, सपोज आपको कोई 20 लाख का पैकेज दे रहा है जावा सीखना है तो सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा, आपका बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट है और अगर आपको लगता है कि मुझे वेब डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट करना चाहिए, तो आप सिंपली एक्सप्रेस सीख लो ना, नोड सीख लो ना, काम खत्म करो। पैसा इसमें भी अच्छा है, ठीक है, आपको बस कंपनी अच्छी ढूंढनी, जॉब अच्छा ढूंढना है, दैट्स इट, और स्किल अपनी इंप्रूव करनी है। अगर आपका बैकग्राउंड जावा है, आपने जावा की कोडिंग कर रखी है, ऊप्स बहुत स्ट्रांग है, आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह आती है, अगर आपका बैकग्राउंड जावा है, आपको जावा आती है, जावा अच्छी लगती है, तो आप गो फॉर द स्प्रिंग बूट। आप स्प्रिंग बूट सीखो, माइक्रो सर्विसेज सीखो, बहुत तगड़ी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपको आपकी स्किल अच्छी है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जावा में जॉब नहीं है, जावा में पैसा नहीं है, या फिर मन में जॉब नहीं है, मन में पैसा नहीं है। ये सब फर्जी चीज़ें छोड़ना बंद करो भाई, जॉब और पैसा दोनों में है। आपको बस अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, मेहनत करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और एक और चीज़ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है और अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे जैसे लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, प्रोजेक्ट्स मेंटेन करने हैं, वहाँ पे दिखाने हैं, और रिक्रूटर से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, कैसे अप्रोच करना, ये सब चीज़ आना चाहिए। और सबसे बड़ी काम यार जॉब को ढूंढना आना चाहिए, चाहे मीन की बात हो चाहे मन की। क्या होगा कि हमारे तरफ से डिसीजन क्या है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद जावास्क्रिप्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपके लिए तगड़ा ऑप्शन होगा बैकएंड विद जावास्क्रिप्ट या फिर मन। और अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो आपको जावा करना चाहिए। जावा में भी कह सकते हो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एंड कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं भी किए हैं। बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो उसके एडवांटेजेस अलग अलग हैं। लॉन्ग टर्म में हो सकता है जावा आपको फ़ायदा ज़्यादा दे, ऐसा मान सकते हो। मैंने खुल के तो तारीफ नहीं की, बट फिर भी ऐसा मान सकते हो कि लॉन्ग टर्म में जावा आपको थोड़ा सा फ़ायदा देगी। बट फिर भी ओवरऑल कन्वर्सेशन से आप अपने हिसाब से कंक्लूड कर सकते हो। क्या कंक्लूजन है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा कंक्लूजन तो यही है यार कि सिंपली अगर आपका बैकग्राउंड जावा है, जावास्क्रिप्ट है, तो आप जावास्क्रिप्ट सीखो, उसमें भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जावा है तो जावा में भाई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं, 20-20, 25-25 लाख का पैकेज है, तो उसमें भी जा सकते हो। कहाँ तक आप सीख सकते हो, कितने स्किल इंप्रूव कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में या मन में फ्यूचर नहीं है, कैरियर नहीं है, जावा में फ्यूचर नहीं, कैरियर नहीं, ये सब मिथ है। आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो। एंड इस तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।